गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ वाटर की। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। वाटर का स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है, किस तरह के बॉन्ड बनते हैं इसके अंदर। ठीक है, और इसकी जो है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग किस किस प्रकार की क्रियाएं ये करता है, यानी कि किस प्रकार के पदार्थों को ये घोल सकता है, किस प्रकार के पदार्थों को नहीं घोल सकता है। ठीक है, इसके ऊपर किस प्रकार का आवेश पाया जाता है, किस प्रकार का चार्ज होता है, इसका बॉन्ड एंगल क्या होता है। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से बंध पाए जाते हैं, इन सब के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो एक एक चीज को समझते हुए हम चलते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। ठीक है, चलिए देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ वाटर में जब आप यहाँ पर देख रहे हो तो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है और ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। अगर आप इनको ध्यान से देखोगे तो हाइड्रोजन के ऊपर जो होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। दोनों हाइड्रोजन के ऊपर में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और जो ऑक्सीजन होता है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। ये जो डेल्टा का निशान बना हुआ है इस तरह से, ये पार्शियल कहलाता है ना। पार्शियल नेगेटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यानी कि वास्तविक जो है पॉजिटिव चार्ज होता नहीं है, मतलब थोड़ा हल्का सा पॉजिटिव चार्ज और हल्का सा नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर होता है। ठीक है, अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो हाइड्रोजन के अंदर कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, जबकि ऑक्सीजन के पास में हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। इसका जो बॉन्ड बन रहा है यहाँ पर, ये जो बॉन्ड बन रहा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, इस बॉन्ड को बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इस कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी इसकी तरफ में झुके हुए रहते हैं, मतलब ऑक्सीजन की तरफ होते हैं। तो इस वजह से जो ऑक्सीजन होता है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्या होता है ये? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, और ऊपर की तरफ में इसमें नेगेटिव चार्ज है और नीचे की तरफ में इसमें पॉजिटिव चार्ज है। इसकी वजह से ये डाइपोल मूवमेंट शो करता है, यानी कि एक तरफ नेगेटिव चार्ज और दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इसके ऊपर दो डाइपोल बन जाते हैं, मतलब डाइपोल बन जाते हैं। डाई का मतलब दो, पोल का मतलब ध्रुव, दो ध्रुव बन जाते हैं। तो ये द्विध्रुव जो मूवमेंट होता है वो शो करता है। कौन? वाटर। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि इस दोनों के बीच में जहां पर ये हाइड्रोजन लगे हुए हैं और कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, वहां पर ये 104.5 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है ना, यानी कि बॉन्ड एंगल जो होता है यहाँ पर वो 104.5 डिग्री का होता है, 104.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। ठीक है, इसे जनरली हम 105 डिग्री भी बोल सकते हैं। इसको आप याद रखने के लिए 105 डिग्री रख सकते हैं याद, लेकिन अगर एग्जाम में आता है तो आपको 104.5 डिग्री ही लिखना है। ठीक है, लिखने के लिए बता रहा हूँ, ऑप्शन में 105 भी होगा, 104 भी होगा, 104.5 भी होगा, तो आपको 104.5 डिग्री पर इसको आंसर को लगाना है। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है नीचे की तरफ में, और हाइड्रोजन के पास में पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के पास में कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। तो इसकी वजह से ये जो चार्ज होता है ये बराबर हो जाता है, और ये जो आपका वाटर मॉलिक्यूल होता है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि इधर देखोगे तो आप दो हाइड्रोजन चार्ज यहाँ पर है और इधर दो नेगेटिव चार्ज है। ठीक है ना, दो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर दो पॉजिटिव चार्ज है हाइड्रोजन के पास में, इसलिए दो दो नेगेटिव और दो पॉजिटिव होने की वजह से ये इसके ऊपर स्पेसिफिक कोई चार्ज नहीं पाया जाता। इसलिए हम कह सकते हैं कि न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ठीक है ना, यानी कि इसके ऊपर ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है, ना ही नेगेटिव चार्ज होता है। इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। पार्शियल याद रखना है हमें। ठीक है ना, क्या याद रखना है? पार्शियल। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या स्ट्रक्चर होता है इसका। वाटर इज नॉर्मल ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन। यह हाइड्रोजन का ऑक्साइड है, क्योंकि जब हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। हाइड्रोजन के साथ में जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसका क्या हो रहा है? यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडाइज होना मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, उसको क्या बोलते हैं हम? ऑक्सीडेशन। ठीक है, हाइड्रोजन अगर जुड़ता है तो उसको बोलते हैं अपचयन, यानी कि रिडक्शन। ठीक है, देखिए, अगर हाइड्रोजन जुड़ता है, हाइड्रोजन प्लस होता है तो वो क्या कहलाता है? रिडक्शन। क्या कहलाता है? रिडक्शन। अगर ऑक्सीजन प्लस होता है तो वो क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है, अब जबकि हाइड्रोजन का यहाँ पर क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीजन रिडक्शन होता है, और ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीडेशन होता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन निकलती है यहाँ से, ऑक्सीजन बाहर निकले तो ये क्या कहलाता है? इसका रिडक्शन कहलाता है। मतलब ऑक्सीजन की कमी क्या होती है? रिडक्शन कहलाती है। हाइड्रोजन की कमी क्या होती है? ऑक्सीडेशन कहलाती है। अगर ये बाहर निकलते हैं तो उल्टा हो जाता है, और ये जुड़ते हैं तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कहलाते हैं। समझ में आई बात?
तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो हम इसको बोलते हैं कि ये हाइड्रोजन का क्या है, ऑक्साइड है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये हाइड्रोजन का क्या है, ऑक्साइड है। ठीक है, तो नॉर्मल हाइड्रोजन ऑक्साइड होता है, ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन होता है वाटर। ठीक है, या इसको हम बोल सकते हैं डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको हम, जनरली इसका नाम अगर आप लोगे तो डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड। क्या बोलेंगे इसको, डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड। दो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड हो जाता है। ठीक है, इन विच द टू हाइड्रोजन एटम आर जॉइंड टू ऑक्सीजन एटम। दो हाइड्रोजन एटम है जो ऑक्सीजन एटम से जुड़े होते हैं बाई कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनता है यहाँ पर, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। इसका ध्यान रखना है हमें, यहाँ पर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। और इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, 104.5 डिग्री या फिर 105 डिग्री होता है। ठीक है, दोनों में से कोई सा भी आप याद रख लीजिए। ठीक है, सिंस ऑक्सीजन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसके कारण क्या होता है, ऑक्सीजन एटम जो होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके ऊपर दो नेगेटिव चार्ज है। इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, दो नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। देन हाइड्रोजन एटम, अगर आप इस हाइड्रोजन एटम को देखोगे तो इसके ऊपर केवल एक ही सिंगल जो है पार्शियल चार्ज है। अगर इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन की कल्पना की जाए तो इसकी अपेक्षा, इस हाइड्रोजन की अपेक्षा, इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की अपेक्षा इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में ज्यादा नेगेटिविटी है। ठीक है ना, द इलेक्ट्रॉन ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड टेंड टू बी अट्रैक्ट टुवर्ड ऑक्सीजन एटम। ठीक है ना, ये किसकी तरफ झुके हुए होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एटम की तरफ पे झुके हुए होते हैं। इसलिए बॉन्ड एंगल भी क्या है इसका, 104.5 डिग्री बनता है। ठीक है, द रिजल्ट इन पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब ये जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, इसके कारण, ठीक है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज के कारण ऑक्सीजन एंड इक्वल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज है और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर है, इसके हाइड्रोजन के ऊपर। ये दोनों समान होते हैं, यहाँ पर क्या होते हैं, ये इक्वल होते हैं, इक्वल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन ईच हाइड्रोजन इन द वाटर मॉलिक्यूल बिकॉज द पार्शियल नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल। यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या है, इक्वल है। अगर हम इसको काउंट करें तो दो पॉजिटिव चार्ज है और दो ही यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर होने की वजह से जो मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। द वाटर मॉलिक्यूल कैरीज नो नेट चार्ज एंड इट इज न्यूट्रल। क्या होता है, ये न्यूट्रल होता है। समझ में आई बात। ठीक है, चलिए, तो दो चीजें हमने देखी। पहले ये देखिए कि ये नॉर्मल ऑक्साइड होता है हाइड्रोजन का। दूसरी चीज हमने देखी कि हाइड्रोजन एटम जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है और इनके अंदर जो बॉन्ड एंगल होता है वो 104.5 डिग्री होता है। तीसरी बात हमने देखी कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा होती है हाइड्रोजन की अपेक्षा। ठीक है, समझ में आया बात। और जो हाइड्रोजन एटम होता है वो ऑक्सीजन एटम से किसी कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। ठीक, नेक्स्ट हमने देखा है कि दो हाइड्रोजन बॉन्ड के पास में दो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होते हैं जबकि एक ऑक्सीजन के पास में दो नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये जो मॉलिक्यूल होता है वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। तो ये इसकी संरचना के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाउएवर, फिर भी पार्शियल नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर टू साइड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मेक इट पोलर मॉलिक्यूल। एक तरफ तो इसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी तरफ क्या है, इसके अंदर नेगेटिव चार्ज है। देखो इस साइड में अगर आप इसको यहाँ से इस तरह से बना के देखेंगे तो इधर इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और इसके अंदर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। यह आपका वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पर ये एक वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो ये इसको पोलरिटी शो करता है। एक ध्रुव इसके अंदर पॉजिटिव ध्रुव बनता है और एक ध्रुव जो होता है वो इसका नेगेटिव ध्रुव होता है। तो दो ध्रुव बनने की वजह से इसे हम बोलते हैं पोलर। क्या बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल। दो पोल बनते हैं इसके अंदर और ये डाईपोल मूवमेंट शो करता है। डाईपोल बन गए, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल। समझ में आया। विद द रिजल्ट दैट पॉजिटिव साइड ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल इज अट्रैक्ट टुवर्ड नेगेटिव साइड ऑफ अनदर वाटर मॉलिक्यूल। इसकी वजह से ये जो दूसरा मॉलिक्यूल होता है वाटर का, जैसे ये वाटर का सेकंड मॉलिक्यूल है, तो ये जो नेगेटिव पोल होता है ये इस सेकंड वाटर के पॉजिटिव पोल को, कौन से पोल को, पॉजिटिव पोल को अपनी तरफ में आकर्षित करता है। ये इसका नेगेटिव पोल हो गया यहाँ पर और ये इसका पॉजिटिव पोल हो गया। तो ये जो नेगेटिव पोल होता है ये इस पॉजिटिव पोल को अपनी तरफ क्या करता है, आकर्षित करता है। मेरी वजह से आपको ये दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं इसको एक बार रिमूव कर देता हूँ, अब दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर जो पॉजिटिव पोल है और यहाँ पर जो नेगेटिव पोल है, ठीक है ना, ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव पोल और ये पॉजिटिव पोल इसके ऊपर बन गया। इसी तरह से इस वाटर मॉलिक्यूल में हम देखेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है और यहाँ पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये दोनों
ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये आपस में अट्रैक्शन करते हैं और इस अट्रैक्शन की वजह से एक और वीक बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बनता है, जो कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कहलाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, तो इस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो साइड ऑफ अनदर वाटर मॉलिक्यूल फॉर्मिंग ए वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक केमिकल बॉन्ड बिटवीन द पोलर वाटर मॉलिक्यूल। इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों बोल रहे हैं हम? इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल रहे हैं क्योंकि ये आयनिक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज है और एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। तो मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये जो बॉन्ड बनता है ये कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। चार्ज के द्वारा जो बॉन्ड बनते हैं उनको कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। कौन से बॉन्ड कहा जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है, समझ में आए? तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है वो काफी वीक होता है, वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड केमिकल बॉन्ड बनता है। यहाँ पर किसके अंदर बन रहा है? ये पोलर वाटर मॉलिक्यूल के अंदर। ये भी पोलर है और ये भी पोलर है क्योंकि इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है। इसी प्रकार से दूसरा जो वाटर मॉलिक्यूल है इसके पास भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, विच इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड। इस बॉन्ड को कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कहा जाता है इसे? हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। अगर इस हाइड्रोजन बॉन्ड का साइज देखोगे तो ये होता है 0.177 nm का। कितना होता है ये? 0.177 nm का होता है। जबकि जो हमारा कोवलेंट बॉन्ड होता है, जो कि एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में बनता है, ये जो बॉन्ड बन रहा है यहाँ पर, इस बॉन्ड का साइज अगर आप देखोगे तो इस बॉन्ड का साइज है 0.0965 nm। ठीक है, कितना है? 0.0965 nm। ठीक है, नैनोमीटर में होता है और ये 0.17। तो आप जो क्वांटिटी याद रखनी है वो याद रखनी है आपको, 0.17 का तो यहाँ पर बनता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड का लेंथ होता है ये, और जो कोवलेंट बॉन्ड होता है उसका लेंथ होता है 0.09। यानी कि इतना छोटा होता है इसका कोवलेंट बॉन्ड। जो ये कोवलेंट बॉन्ड होता है काफी छोटा होता है, जबकि हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो लेंथ में कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब थोड़ा बड़ा होता है। और वैसे ये जो बॉन्ड होता है ये होता है वीक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है? वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक केमिकल बॉन्ड होता है। समझ में आई बात? ठीक है, और इस बॉन्ड को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। और इस बॉन्ड को शो करने के लिए हम डॉटेड लाइन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर ये हमने डॉटेड लाइन लगा रखी है, तो डॉटेड लाइन का इस्तेमाल इस पे किया जाता है। ठीक है, तो मैं अभी इसको हटा देता हूँ यहाँ से और ये डॉटेड लाइन आपको शो हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो हमने डॉटेड लाइन यहाँ पर लगा रखी है, ये डॉटेड लाइन क्या शो कर रही है? ये शो कर रही है हाइड्रोजन बॉन्ड को। तो यानी कि ये वाला जो मॉलिक्यूल है, ये वाला वाटर मॉलिक्यूल और ये वाला वाटर मॉलिक्यूल, ये दोनों वाटर मॉलिक्यूल जो है एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं जिसे कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कहा जाता है इसे? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये यहाँ पर बन गया है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, जो दो वाटर मॉलिक्यूल को आपस में अट्रैक्ट करके रख रहा है। इसे हम एक अट्रैक्टिव फोर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड आर रिलेटिवली वीक। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ये काफी वीक होता है। ठीक है, दोज इन लिक्विड वाटर, जब ये लिक्विड में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, तो काफी वीक होता है। हैव ए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है ना, इसके अंदर जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है, दोज इन लिक्विड वाटर हैव ए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ अबाउट 23 किलो जूल पर मोल होती है। जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है इसकी, मतलब इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो कितनी होती है? 23 किलो जूल पर मोल होती है। ये सब क्वांटिटी आपको याद रखनी है। ठीक है ना, बॉन्ड की डिसोसिएशन एनर्जी कितनी होती है? 23 किलो जूल पर मोल होती है। ठीक है, कंपेयर्ड विथ 474 किलो जूल मोल फॉर द कोवलेंट बॉन्ड जीरो, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड इन वाटर, और 348 किलो जूल मोल फॉर ए कोवलेंट बॉन्ड कार्बन कार्बन बॉन्ड। ठीक है, समझते हैं इसको क्या कहना चाह रहा है ये? देखो, अगर आप दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में, दो वाटर के मॉलिक्यूल है और इनके बीच की अगर बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो ये जो बॉन्ड एनर्जी होती है काफी वीक होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसको तोड़ने के लिए जो डिसोसिएशन एनर्जी है, डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब होता है तोड़ने के लिए जो ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है ना, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए बॉन्ड, उसे बोला जाता है डिसोसिएशन एनर्जी। अगर मुझे इन दो हाइड्रोजन, दो जो वाटर है इनके बीच के बॉन्ड को तोड़ना है तो मुझे केवल 23 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कितनी चाहिए? 23 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर होती है।
अगर मैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, ये ऑक्सीजन है आपका और ये हाइड्रोजन है, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है? कोवलेंट बॉन्ड है। तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए मुझे लगभग 300 सॉरी 470, कितनी? 470 किलो, 447, ओ 470, 470 किलो जूल प्रति मोल के हिसाब से ऊर्जा देनी पड़ेगी, जब जाकर ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अलग होगा। ठीक है ना, यानी कि काफी सारी ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ तो केवल 23 किलो जूल ऊर्जा की चाहिए हमें, और यहाँ पर 470 किलो जूल ऊर्जा चाहिए। इसी प्रकार से जो कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ये भी कोवलेंट बॉन्ड होता है, और इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए मात्र 348 किलो जूल पर एनर्जी की आवश्यकता होती है, किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से कौन से बॉन्ड के लिए ऊर्जा की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बना हुआ कोवलेंट बॉन्ड है, उसको तोड़ने के लिए उसकी डिसोसिएशन एनर्जी जो होगी वो ज्यादा होगी, डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है ना, क्या बोलेंगे इसको हम? डिसोसिएशन एनर्जी या डीई। क्या बोलेंगे इसको? डिसोसिएशन एनर्जी या डीई। तो इस डीई की ज्यादा हमें जरूरत होगी किसको तोड़ने के लिए? इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में जो ये कोवलेंट बॉन्ड है, इसको तोड़ने के लिए। लेकिन जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, इस हाइड्रोजन को, जो दो वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में जो दो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। कम का मतलब कितनी ऊर्जा चाहिए हमें? 23 किलो जूल पर मोल के हिसाब से यहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। समझ में आ गई बात? बहुत अच्छा। ठीक है, द हाइड्रोजन बॉन्ड इज अबाउट 10% कोवलेंट। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ये केवल मात्र 10% ही कोवलेंट होता है। अगर ये वास्तविक कोवलेंट बॉन्ड होता, देखो, ये केवल 10% ही कोवलेंट बॉन्ड होता है। क्यों होता है? ड्यू टू ओवरलैप इन द बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ये जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं यहाँ पर, आपने देखा होगा कि जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा बीएससी के अंदर, कि जो हमारे कक्षक होते हैं, sp3 sp, है ना, sp3 डी कक्षक, डी कक्षक, f कक्षक, मतलब sp और d कक्षक होते हैं, sp d कक्षक होते हैं। तो ये इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो एक दूसरे में शेयर होते हैं, जैसे डी कक्षक का इलेक्ट्रॉन p कक्षक के साथ में शेयर हो रहा है, इस तरह से जो शेयरिंग होती है, ठीक है ना, इस शेयरिंग को तोड़ने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर जो शेयरिंग होती है वो कैसी होती है? ओवरलैप होती है। शेयरिंग जो होती है वो कैसी होती है? ओवरलैप होती है। कहने का मतलब है कि एक बॉन्ड जो होता है वो दूसरे बॉन्ड इसके द्वारा शेयर किया जाता है, और इसका बॉन्ड जो होता है वो इसके द्वारा शेयर किया जाता है। तो इस ओवरलैपिंग की वजह से यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो मात्र केवल 10% ही कोवलेंट होता है। ठीक है, और 90% क्या होता है? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है? हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रॉपर्टी कैसी होती है? ठीक है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड? तो हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रॉपर्टी क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रॉपर्टी होती है 10% कोवलेंट एंड 90% इलेक्ट्रोस्टैटिक ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। जो एस पी डी और एफ जो कक्षक होते हैं, उनके जो कक्षक होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? यहाँ पर ओवरलैप होते हैं। ओवरलैप होने की वजह से जो बॉन्ड के जो ऑर्बिटल है वो ओवरलैप होने की वजह से ये 10% तो क्या होता है? कोवलेंट होता है, और 90% क्या होता है? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। ठीक है, क्लियर है? समझ में आए बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा एनर्जी किसके अंदर है, तो कार्बन कार्बन के अंदर कम एनर्जी है। कार्बन कार्बन बॉन्ड भी कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, यहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं होती, इसलिए यहाँ पर 348 किलो जूल पर मोल के हिसाब से एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, उस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है, और उसके लिए 470 किलो जूल पर मोल की रिक्वायरमेंट होती है। जबकि दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, वो ओनली 10% कोवलेंट होता है, और 90% इलेक्ट्रोस्टैटिक होने की वजह से इसको लो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, लो डिसोसिएशन एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, तो वो कितनी होती है? 23 किलो जूल पर मोल होती है। ठीक है, ध्यान रखना है हमें। चलिए, बॉन्ड लेंथ मैंने आपको बता ही दिया कि जो बॉन्ड लेंथ होती है हाइड्रोजन की वो कितनी होती है? 0.17 होती है, और जो कोवलेंट बॉन्ड की लेंथ होती है वाटर के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, वो होती है ओनली 0.09। ठीक है, चलिए
तो नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब देखो जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में उपस्थित होता है ना। दो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, उनके बीच में ये जुड़ता है, तो ये इसको एक फिजिकल प्रॉपर्टी प्रोवाइड करवाता है, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर देता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड हमने देखा कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक केमिकल बॉन्ड होता है। ठीक है, जो कि दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो होते हैं जो ऑक्सीजन के साथ में कोवलेंटली अटैच्ड होते हैं। ठीक है, जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एटम। जो ऑक्सीजन का ऑक्सीजन होता है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और वो जो पॉजिटिवली चार्ज जो हाइड्रोजन होता है उसको अपनी तरफ में क्या करता है, खींचता है। ठीक है, इस वजह से ये जो बॉन्ड होता है ये कैसा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड होता है, और इसको हमने डॉटेड लाइन से डिनोट किया है। ठीक है, अब दो वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके बीच में जब ये इस तरह से बॉन्ड बनता है तो ये एक फोर्स क्रिएट करता है जिसे कहा जाता है कोहेसिव फोर्स। ठीक है ना, दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट हो रहा है, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट होने की वजह से यहाँ पर एक फोर्स क्रिएट होता है जिसे कहते हैं हम कोहेसिव फोर्स। ठीक है, ये कोहेसिव फोर्स ही वाटर को लिक्विड फॉर्म के अंदर रख पाता है रूम टेम्परेचर पर। अगर ये कोहेसिव फोर्स नहीं होता तो हमारा जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में नहीं हो पाता, किसमें, रूम टेम्परेचर पर। जो रूम टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर को माना गया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये रूम टेम्परेचर माना जाता है। ठीक है, तो इस रूम टेम्परेचर पर ये जो बॉन्ड होता है ये कैसा होता है, यहाँ पर कोहेसिव फोर्स क्रिएट करता है। ठीक है, अगर हम इसमें टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो ये बॉन्ड जो होता है कोहेसिव फोर्स की वजह से, ये कोहेसिव फोर्स तो यहाँ पर कम होता चला जाता है, और ये जो है स्ट्रक्चर ये सॉलिड होती हुई चली जाती है। ठीक है, और एक स्पेसिफिक पैटर्न में अरेंज हो जाती है जिससे बन जाती है आपकी आइस। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये आइस के रूप में फॉर्म हो जाती है जब आप टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं। ठीक है, समझ में आए? चलिए अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। द हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट इन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल प्रोवाइड वाटर विद यूनिक फिजिकल प्रॉपर्टी, है ना। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है यहाँ पर, ये हाइड्रोजन बॉन्ड इस वाटर को, ये एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पर है और एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पर है, इस स्ट्रक्चर को ये एक स्पेसिफिक फिजिकल प्रॉपर्टी प्रोवाइड करवाता है। कैसे प्रोवाइड करवाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड इज ए वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक केमिकल बॉन्ड। ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो कैसा बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड होता है, हमने पढ़ा अभी। ठीक है, बिटवीन कोवेलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम, ये देखो ये जो बॉन्ड है ये हाइड्रोजन एटम है, इस हाइड्रोजन एटम और इस ऑक्सीजन एटम के बीच में ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड और इस ऑक्सीजन के बीच में बना हुआ बॉन्ड, ये दो बॉन्ड है यहाँ पर। एक देखो यहाँ आप कल्पना करो, अब ये कल्पना करो यहाँ पर, ये यहाँ पर ध्यान देना है, मतलब हमें क्या ध्यान देना है कि इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो तो कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है। और इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, देखो यहाँ पर भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। ठीक है ना, तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो तो कौन सा बॉन्ड बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। और इन दोनों के बीच में ये हाइड्रोजन तो बीच में आ रहा है, हाइड्रोजन तो आप बीच में, यहाँ पर हाइड्रोजन रख दो, यहाँ पर आप एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रख दो और यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रख दो। ठीक है, अब इनमें से ये ऑक्सीजन ने तो इस हाइड्रोजन के साथ में क्या बना रखा है, कोवेलेंट बॉन्ड बना रखा है। कौन सा बॉन्ड बना रखा है, कोवेलेंट बॉन्ड बना रखा है। ठीक है, जबकि इस ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन के साथ में कौन सा बॉन्ड बना रखा है, इसने बना रखा है यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है ना, हाइड्रोजन तो बीच में है, तो एक तरफ तो इसके इस हाइड्रोजन के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड है और दूसरी तरफ कौन सा बॉन्ड है, इसके पास में हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पर, ऐसा इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन एटम होता है वो स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। ठीक है, इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने की वजह से इसके पास में लोन पेयर होता है। क्या पेयर होता है, लोन पेयर होता है, दो लोन पेयर होते हैं इसके पास में। ठीक है, कितने, दो लोन पेयर होते हैं, यहाँ पर एक लोन पेयर होता है, यहाँ पर एक लोन पेयर होता है। इसी प्रकार से इसके पास भी एक लोन पेयर यहाँ होता है, एक लोन पेयर यहाँ होता है। ठीक है,
तो एक लोन पेयर की पर तो ये किसको जोड़ लेता है, हाइड्रोजन को जोड़ लेते हैं, दूसरे लोन पेयर पर ये हाइड्रोजन को जोड़ता है। इस प्रकार से ये यहाँ पर ये हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। तो ये जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, सॉरी ये हाइड्रोजन यहाँ नहीं है, ये हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन है यहाँ पर, ठीक है ना, ये हाइड्रोजन हमने बनाया था, तो यह हाइड्रोजन यहाँ पर है, इस लोन पेयर के साथ में अटैच होता है, ठीक है। विद ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सच एज नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जिस प्रकार से नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ में इंटरेक्ट होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन इंटरेक्ट हो जाता है, ठीक है। और इसको हम किसके साथ अटैच, किसके साथ डिनोट करते हैं, डॉट लाइन के साथ में डिनोट करते हैं, ठीक है। क्लियर बात समझ में आ गई है कि किस प्रकार से यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड जो है वो क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल प्रोवाइड द कोहेसिव फोर्स। जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में, इस वाटर मॉलिक्यूल और इस वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, ये इसको कोहेसिव फोर्स प्रोवाइड करवाता है। कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव को बोलते हैं संसर्जन बल। कौन सा बल बोलते हैं, संसर्जन बल बोलते हैं। अगर आपने हिंदी में पढ़ा है तो संसर्जन बल याद रखो, ठीक है। कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स ऐसा फोर्स होता है जो कुशन प्रोवाइड करवाता है। जैसे कि आप किसी गद्दी पर बैठे हैं, है ना, किसी गद्दी पर बैठे हैं और उस पर आप थोड़ा सा हिलते हो तो उचकते हो, तो यहाँ पर भी वही स्ट्रक्चर है इस बॉन्ड की, कि ये एक प्रकार की गद्दी है, कोहेसिव कुशन देता है यहाँ पर, इसलिए इसको बोला जाता है संसर्जन बल, ठीक है ना, कुशन टाइप का देता है ये यहाँ पर इसको, मतलब ये कभी छूट जाता है, कभी जुड़ जाता है, कभी छूट जाता है, कभी जुड़ जाता है, तो इस तरह से ये इसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स को महसूस करने के लिए आप किसी फोम के गद्दे पर अगर जब आप बैठते हो तो जैसे ही बैठते हो तो एक बार से उचकते हो, है ना, ऐसे उचक जाते हैं हम, ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो वो एक प्रकार से वहां पर जो फोम है वो आपके अंदर कोहेसिव फोर्स को क्रिएट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में कोहेसिव फोर्स होता है, देट मेक वाटर ए लिक्विड। इसी वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल होता है ये लिक्विड होता है, यही कारण है। तो आपसे पूछा जाए कि रूम टेम्परेचर वाटर मॉलिक्यूल किस फोर्स की वजह से लिक्विड होता है, तो वो कौन सा फोर्स है, कोहेसिव फोर्स है, ठीक है ना, कौन सा फोर्स है, कोहेसिव फोर्स है। और अगर आपसे पूछा जाए कि वाटर मॉलिक्यूल किसके कारण जो होता है लिक्विड होता है, किस बंध के कारण, किस बॉन्ड के कारण, देखो यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो है फोर्स, एक तो क्या है फोर्स है, और दूसरा क्या है बॉन्ड है, ठीक है ना। अगर बॉन्ड के बारे में पूछे तो हाइड्रोजन बॉन्ड आंसर होगा, और अगर फोर्स के बारे में पूछे तो कोहेसिव फोर्स होगा। कौन सा फोर्स होगा, कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स के कारण वाटर जो होता है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। इसी तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण रूम टेम्परेचर पर वाटर जो होता है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है, ठीक है। And a crystalline solid ice with a highly ordered arranged of molecule at cold temperature। अगर कोल्ड टेम्परेचर होता है तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर आ जाता है और सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। किसके अंदर, सॉलिड फॉर्म के अंदर, क्योंकि कोहेसिव फोर्स जो होता है उसका जो मापन होता है वो घट जाता है, मतलब उसका कोहेसिव फोर्स जो होता है वो घट जाता है, घटने की वजह से ये सोल्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और वो बन जाता है आपका आइस, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं, पोलर बायोमोलिक्यूल डिजोल्व रेडिली इन वाटर। जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, क्योंकि हमारा जो वाटर होता है ये भी पोलर होता है, इसके ऊपर एक पॉजिटिव दो पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये वाटर मॉलिक्यूल है, इस वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर दो पार्शियल नेगेटिव चार्ज होते हैं और दो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक पोलर मॉलिक्यूल है, तो हम कह सकते हैं कि वाटर के पास में दो पोल होते हैं, एक नेगेटिव पोल होता है और एक पॉजिटिव पोल होता है। इसी प्रकार से अगर कोई पोलर बायोमोलिक्यूल है, जैसे पोलर मॉलिक्यूल है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है मान लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो मॉलिक्यूल होते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है, NaCl हो गया, Na और Cl, Na और Cl होता है, तो Na पॉजिटिवली चार्ज होता है, Cl जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो इसके ऊपर भी दो डाइपोल होते हैं, मतलब इसके ऊपर भी दो आयन होते हैं। तो जब हम इस NaCl को इस वाटर के अंदर, इसको हम वाटर मान लें, इसके अंदर जब हम घोलते हैं तो ये इजी वे में यहाँ पर डिजोल्व हो जाता है, घुल जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि ये जो NaCl जब इसके अंदर घुलेगा तो ये दो जो वाटर के मॉलिक्यूल होंगे, जैसे ये वाटर का मॉलिक्यूल है और ये वाटर का मॉलिक्यूल है और ये तीसरा वाटर का मॉलिक्यूल है, तो जो घुलेगा आयन वो इनके बीच में आकर जुड़ेगा, यहाँ पर जहां पर ये दो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं वहां पर आकर जुड़ जाता है, तो ये वाटर को वाटर से रिप्लेस करता है,
ठीक है ना। जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं ये वाटर मॉलिक्यूल को वाटर से क्या करते हैं, वाटर वाटर का जो इंटरेक्शन होता है, मतलब ये जो जल है, ये जल है पूरा का पूरा, H2O है, और ये भी एक H2O स्ट्रक्चर है। तो ये जो भी आयनिक यौगिक होगा, जैसे मान लो ये कोई आयनिक यौगिक है या पोलर मॉलिक्यूल है, जब ये पोलर मॉलिक्यूल यहाँ पर आप घोलोगे तो ये क्या करेगा, इस ऊपर वाले वाटर मॉलिक्यूल को, इस मॉलिक्यूल से क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बना हो उसको क्या करेगा, ये अ, हटाएगा। ठीक है। इस वजह से जो इलेक्ट्रोनेगेटिव या सॉरी जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं वो इसके अंदर इजी वे में घुल जाते हैं। ठीक है। चलिए, जबकि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं वो इसके अंदर नहीं घुल पाते। ऐसा इसलिए होता है कि जो नॉन पोलर होते हैं, जैसे मान लीजिए नॉन पोलर मॉलिक्यूल है दो आपके पास में, और इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, मतलब कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज इनके ऊपर नहीं है, तो ये क्या करते हैं, यहाँ पर आपस में जुड़ जाते हैं, खुद ही आपस में जुड़ जाते हैं, खुद ही क्या कर जाते हैं, आपस में बंध बना लेते हैं, खुद ही आपस में जुड़ जाते हैं। इस वजह से क्या होता है कि ये एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते हैं, मतलब वाटर वाटर को रिप्लेस नहीं करते, इसलिए ये इसके बीच में भी नहीं आ पाते। बीच में नहीं आने की वजह से ये वाला मॉलिक्यूल है, ये वाला मॉलिक्यूल तो यहाँ आ जाता है, जबकि ये मॉलिक्यूल क्या होते हैं, वाटर से बाहर रहते हैं। बाहर होने की वजह से इनकी या तो लेयर जम जाती है या फिर ये प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। तो जो नॉन पोलर होते हैं वो वाटर के अंदर इजी वे में नहीं घुल पाते हैं। जैसे तेल हो गया, तेल एक प्रकार का नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जब हम वाटर के अंदर उसको डालते हैं तो वो सतह पर तैरने लग जाता है, वाटर के अंदर नहीं घुलता। जबकि आप नमक अगर वाटर के अंदर डालोगे तो तुरंत घुल जाएगा। क्यों घुल जाएगा, क्योंकि वो एक पोलर मॉलिक्यूल है। तो पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो वाटर के अंदर इजीली घुल जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं, जबकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो वाटर के अंदर इजीली डिजोल्व नहीं होते। बस ये दो लाइन याद रखनी है इसमें। ठीक है। तो पोलर बायोमोलिक्यूल डिसॉल्व रेडिली, है ना, रेडिली इन वाटर, बिकॉज दे कैन रिप्लेस वाटर वाटर इंटरेक्शन। क्या कर रहे हैं ये, वाटर वाटर के जो इंटरेक्शन है, वाटर वाटर के बीच में जो संबंध है उसको क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। ठीक है। विद मोर एनर्जेटिकली फेवरेबल वाटर सोल्यूबल इंटरेक्शन। ठीक है ना, ये जो है काफी एनर्जेटिकली फेवरेबल होता है। ठीक है ना, अधिक रूप से ये उपयुक्त होता है किसके लिए, वाटर की सोल्यूबिलिटी के लिए। इन कॉन्ट्रास्ट, इसके अलावा नॉन पोलर बायोमोलिक्यूल आर पुअरली सोल्यूबल। जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं वो कम सोल्यूबल होते हैं इन वाटर, बिकॉज दे इंटरफेयर विद वाटर वाटर इंटरेक्शन। ठीक है ना, ये इंटरफेयर करते हैं वाटर वाटर इंटरेक्शन में, बट आर अनेबल टू फॉर्म वाटर सोल्यूट इंटरेक्शन। ये इंटरफेयर तो करते हैं, वाटर वाटर को रिप्लेस तो करते हैं, लेकिन ये इस वाटर के साथ में नहीं जुड़ पाते हैं। जैसे ये वाला जो है पोलर मॉलिक्यूल होते हैं तो वाटर वाटर के साथ में जुड़ जाता है, लेकिन ये जो मॉलिक्यूल होते हैं ये इस वाटर वाटर के साथ में नहीं जुड़ पाते। ठीक है ना, तो इस वजह से ये इसके अंदर घुल नहीं पाते हैं। चलिए, इन एक्वस सॉल्यूशन, अब जो जलीय विलयन होते हैं, इन एक्वस सॉल्यूशन नॉन पोलर मॉलिक्यूल टेंड टू क्लस्टर टुगेदर। तो फिर ये क्या बन जाते हैं, क्लस्टर बन जाते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं वो जल के अंदर क्या बन जाते हैं, क्लस्टर बन जाते हैं, यानी कि क्लस्टर के रूप में, क्लस्टर के फॉर्म में यहाँ पर जमा हो जाते हैं। समझ में आई बात। चलिए, ठीक है। द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज लेसर देन आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड। जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, हमने देखा हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें इसकी डिसोसिएशन एनर्जी 23 किलो जूल की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है काफी कम ताकतवर वाला होता है, इसलिए ये इजीली टूट जाता है। ठीक है। तो ये किससे कम होता है, ये आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट जो बॉन्ड होते हैं उनसे कम ताकत वाला होता है। ठीक है, बट हायर देन वांडर वाल फोर्स, लेकिन वांडर वाल जो बल होता है उससे ये ज्यादा होता है। एंड इट वेराइज फ्रॉम 8 टू 42 किलो जूल पर मोल ऑफ बॉन्ड। ठीक है, मतलब इसकी जो वेराइटी है 23, हम यहाँ पर एवरेज जो है ऊर्जा की गणना कर रहे हैं। जनरली इसका जो इसमें मतलब अंतर पाया जाता है, तो इसका जो अंतर होता है वो कितना होता है किलो जूल में। अगर आप देखोगे तो 8 से 42 किलो जूल प्रति मोल के हिसाब से यहाँ पर ये फोर्स क्रिएट करता है। ठीक है, यानी कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है 8 से 42 किलो जूल प्रति मोल के हिसाब से यहाँ पर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो हमें 23 याद रखना है और ज्यादा कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। देखिए, अब जो प्लांट होते हैं, इन प्लांट हाइड्रोजन बॉन्ड में आल्सो बी फॉर्म्ड बिटवीन वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस, स्पेशली दोज विच कंटेन इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एटम विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
जो प्लांट है, प्लांट के अंदर भी ये हमें देखने को मिलता है कि जो वाटर होता है वो सब वाटर जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जिस तरह से वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, उसी प्रकार से जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन होता है वो नाइट्रोजन एटम के साथ में या दूसरे एटम के साथ में भी क्या करता है, बॉन्ड बना लेता है, जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड जैसे होते हैं। द हाइड्रोजन बॉन्ड आर ऑफ ट्रिमेंडस बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, इनकी बायोलॉजी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं। स्पेशली जो हमारा नाइट्रोजन होता है, मतलब जो कि प्रोटीन बनती है हमारी, नाइट्रोजन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का जो बॉन्ड होता है, ये प्रोटीन के फॉर्मेशन में भाग लेता है। और न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन भी इन्हीं की वजह से होता है। न्यूक्लिक एसिड के अंदर भी जो नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, उनके बीच में जो बॉन्ड होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, वो हाइड्रोजन बॉन्ड भी बहुत जरूरी होती है। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता तो हमारी जो डीएनए की स्ट्रक्चर है वो भी बिखरी हुई होती, टूटी हुई होती, और जो हमारे और दूसरे प्रकार के जो भी प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, इनकी भी स्ट्रक्चर क्या होती, बिखरी हुई होती। तो हमारे बायोलॉजिकली हमारी जो सेल है, उस सेल के अंदर जितने भी प्रकार के बायोमोलिक्यूल पाए जाते हैं, उनके लिए जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिसे आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देख रहे होंगे कि एक कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, और यहाँ पर एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, ये आपस में जो है क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ये कार्बन जो है वो एक हाइड्रोजन एक्सेप्टर के रूप में फंक्शन कर रहा है, और ये जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन डोनर का काम कर रहा है। यानी कि ये हाइड्रोजन दे रहा है और ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहा है। यानी कि ये जो ऑक्सीजन है, ये कार्बन तो क्या है, एक्सेप्टर है। कार्बन तो हाइड्रोजन को जो है एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव चार्ज की रिक्वायरमेंट है। और ये ऑक्सीजन जो है इसके पास में ऑलरेडी एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, दे रहा है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। इसी प्रकार से यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन है और यहाँ पर हाइड्रोजन है, इनमें भी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी प्रकार से यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। यहाँ भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। यहाँ भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, और यहाँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक जो है नेगेटिव सॉरी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो बायोलॉजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। केवल वाटर के अंदर ही नहीं, दूसरे पदार्थ बनाने में भी काम आता है। ठीक है। व्हेन वाटर इज हीटेड, जब हम वाटर को हीट करते हैं, वाटर को जब हम वेपोराइज करते हैं, उसको ऊष्मा देते हैं, द इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। रिफ्लेक्ट द फास्टर मोशन, है ना, वो तेजी से जो उसके मोलिक्यूल होते हैं वाटर के, जैसे कि ये आपने एक कंटेनर ले लिया और इस कंटेनर के अंदर आपने ये वाटर के मोलिक्यूल भरे हुए हैं, ये वाटर भरा हुआ है। तो जब आप इसको क्या करोगे, गर्म करोगे, तो जब हम इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने की वजह से ये जो वाटर के मोलिक्यूल होते हैं, इनके अंदर बहुत ही तेज गति से गति होती है ना, तेजी से गति होती है। ठीक है। इंडिविजुअल वाटर मॉलिक्यूल, प्रत्येक वाटर मॉलिक्यूल के बीच में एक स्पेसिफिक गति यहाँ पर होना शुरू हो जाती है। एट एनी गिवन टाइम, किसी भी दिए गए समय पर, मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल इन लिक्विड वाटर आर हाइड्रोजन बॉन्डेड, किसी भी दिए गए समय पर इस तरह से, जैसे ये लिक्विड वाटर है, लिक्विड फॉर्म में है, यहाँ पर देखो ये एक स्ट्रक्चर है वाटर का, ये एक स्ट्रक्चर है वाटर का, ये एक स्ट्रक्चर है यहाँ पर वाटर का, यहाँ पर भी एक स्ट्रक्चर है वाटर का, और यहाँ पर भी स्ट्रक्चर है वाटर का। यानी कि यहाँ पर जो वाटर है वो किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। तो ये लिक्विड फॉर्म में है अभी प्रेजेंट टाइम पर। ठीक है। तो हर बार ये जो लिक्विड फॉर्म इसकी बनी हुई है, ये ऐसी बनी हुई नहीं रहती है। यहाँ पर जो है इनके बीच में जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में, इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में, इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में, इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में, और इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में जो ये बॉन्ड है, ये बार बार टूटते और बनते रहते हैं, बार बार टूटते और बनते रहते हैं। इसी कारण से यहाँ पर जो है वाटर वो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है। तो बट इन द लाइफ टाइम ऑफ ईच हाइड्रोजन बॉन्ड, जैसे कि ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसके पूरे जीवन काल में, इसका जो जीवन काल होता है इस हाइड्रोजन बॉन्ड का लिक्विड वाटर के अंदर, वो होता है 1 to 20 पिको सेकेंड, 1 से लेकर 20 पिको सेकेंड का होता है। कितना होता है, 1 से लेकर 20 पिको सेकेंड। ठीक है। और 1 पिको सेकेंड बराबर होता है 10 की घात -12 सेकेंड। कितना होता है, 10 की घात -12 सेकेंड होता है। यानी कि एक के पीछे, एक के आगे आप कितनी जीरो लगा सकते हो, 12 जीरो लगा सकते हो। से 1 सेकेंड का 12 एक यूं मान सकते हो आप बिलियन में हिस्सा हो जाता है वो। ठीक है ना, 12 जीरो लगा दो आप, बिलियन के ऊपर हिस्सा निकल जाएगा। मतलब इतना छोटा सा टाइम, इतना छोटा सा टाइम होता है, 1 सेकेंड भी नहीं होता है। 1 सेकेंड का 10 की
10 की घात -12 सेकंड का समय लगता है, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है टूट जाता है और दूसरा बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, जब व्हेन वन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक, जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है, मान लेते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है, तो अनादर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म, तो दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर बन जाता है। क्योंकि देखो ये मॉलिक्यूल है, आप यहाँ समझेंगे इसको, ये कितनी छोटी सी, मतलब कितना कम समय में ये सारी चीजें होती रहती है यहाँ पर लिक्विड वाटर के अंदर। देखो जैसे कि ये ऑक्सीजन, ये मान लेते हैं कि ये आपका यहाँ पर ये मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, ये मॉलिक्यूल है वाटर का। इस वाटर के इस ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन के साथ में एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर बना रखा है, ठीक है ना, क्या बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये 1 से लेकर 20 पिको सेकंड में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, ब्रेक हो जाएगा। तो ब्रेक होते ही तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। तो ये रिप्लेस होते ही ये मॉलिक्यूल दूसरे हाइड्रोजन, दूसरे मॉलिक्यूल, दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ में तुरंत बॉन्ड बना लेगा, तुरंत ही क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। इसलिए हमें वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाई देते हैं, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड बने हुए रहते हैं। जैसे ही इधर से टूटा दूसरी तरफ ये जाकर जुड़ जाएगा, दूसरी तरफ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, उसी प्रकार के दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, और वो जो समय होगा वो होगा 0.1 पिको सेकेंड। टूटने का टाइम तो कितना है इसका, टूटने का टाइम होता है 1 से लेकर 20 पिको सेकेंड होता है। टूटने का टाइम कितना होता है, 1 से लेकर 20 पिको सेकेंड। ठीक है ना, और जुड़ने का टाइम क्या होता है, 0.1 पिको सेकेंड। मतलब जुड़ने और टूटने में लगभग 10 गुना का अंतर होता है। कितना गुना का अंतर होता है, 10 गुना समय का अंतर होता है। मतलब जितनी जल्दी जुड़ता है उससे ज्यादा समय में वो टूटता है। मैं कहूँ कि अगर मैं इसको घंटों में काउंट करूँ, मान लो कि ये 1 घंटा है, 1 घंटे से लेकर 20 घंटे में टूटता है। आप पिको सेकंड की जगह घंटा याद रखो या सेकंड में याद रखो, 1 घंटे में याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक समझने के लिए हम बात कर रहे हैं कि मान लो एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, वो 1 से लेकर 20 घंटे में टूटता है। तो दूसरे जैसे ये टूटता है, बनने में कितना समय लगता है, तो बनने में मात्र केवल 0.1 घंटा लगता है। 0.1 घंटे का मतलब कितना हो गया, 0.1 घंटे का मतलब हो गया, जैसे कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो मात्र 6 सेकंड में वो बन जाएगा। टूटने में 1 घंटा लग रहा है और 6 सेकंड में वो बन रहा है। ठीक है ना, टूटने में तो क्या लग रहा है, 1 घंटा लग रहा है, 60 मिनट लग रहे हैं। टूटने में कितना लग रहा है, 60 मिनट लग रहे हैं, और जुड़ने में 6 मिनट लग रहे हैं। तो इतना अंतर होता है, सेकंड नहीं मिनट लगेंगे, है ना। घंटे में हम बात करेंगे तो टूटने में तो कितने घंटे लग रहे हैं, 1 घंटा लग रहा है, और जुड़ने में कितना लग रहा है, मात्र 6 मिनट लग रहे हैं। समझ में आया बात। तो इतना अंतर होता है इसके टूटने और जुड़ने में। तो हम यहाँ घंटे में बात नहीं करेंगे, घंटा तो हमने क्या है यहाँ पर हार तो जो लिया है वो समझने के लिए लिया है। ठीक है ना, समझने के लिए हमने हार शब्द का इस्तेमाल किया है कि घंटे में कितना होता है, उस हिसाब से अगर आप कल्पना करें तो यहाँ पर पिको सेकंड में हो रहा है। और 1 पिको सेकंड का मतलब कितना होता है, 10⁻⁻12 सेकंड। ये यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है, ये थोड़ा छपने में गड़बड़ा गया मामला। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है। ये 10⁻⁻12 सेकंड है, 10 की घात -12 सेकंड 1 पिको सेकंड में होता है ये। ठीक है, तो 1 पिको सेकंड में अगर ये टूटता है तो यहाँ पर आप कह सकते हो जुड़ने में कितना समय लगेगा। तो जुड़ने में लगने वाला जो समय होगा वो कितना होगा, 10⁻⁻30। एक जीरो और बढ़ा देंगे यहाँ पर, ठीक है ना, एक जीरो और बढ़ा देंगे, क्योंकि 10 गुना हो गया ना, तो एक जीरो बढ़ जाएगा। तो जुड़ने में इतना समय लगता है, टूटने में इतना समय लगता है, यानी कि टूटने में ज्यादा समय लगता है। ये ज्यादा होता है ना, कम माइनस होता है तो ज्यादा होता है, और ज्यादा माइनस होता है तो कम होता है। तो यहाँ पर जुड़ने में तो क्या होगा, आपका समय ज्यादा लगेगा, और टूटने में बहुत ही सॉरी टूटने में तो समय ज्यादा लगेगा और जुड़ने में बहुत ही कम समय लगेगा। तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है। उसी प्रकार के पार्टनर के साथ में न्यू वन विद इन 0.1 पिको सेकेंड। ठीक है, the nearly tetrahedral arrangement of the orbital about the oxygen atom allow each water molecule to form hydrogen bond। तो इसकी जो एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, ये स्ट्रक्चर कैसी है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। तो ये क्या करती है, ये दूसरा जो पास में जो मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, टूटने के बाद में ये दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ने के लिए इसको क्या करती है, अलो करती है, यानी कि तुरंत जोड़ना चाहती है। ठीक है, अलो ईच वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। तो प्रत्येक वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए प्रेरित होता है। समझ में आया बात। मतलब ये वही होता है कि जहां पर मान लो 100 आदमी खड़े हैं और किसी ने पैसे फेंक दिए, किसी ने क्या कर दिए, पैसे फेंक दिए एक साथ, तो वो क्या करेगा,
पैसे जब फेंके तो जैसे जिसके हाथ में जितने पैसे आए वो लेने की कोशिश करेगा, किसी के हाथ से छूटेंगे, किसी के हाथ में आएंगे, किसी के हाथ से छूटेंगे, किसी के हाथ में आएंगे। तो यहाँ पर भी इन वाटर मॉलिक्यूल के साथ में यही कंडीशन होती है, ठीक है ना। एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है वो टूटता है, और टूटते ही वो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रिपेयर कर लेता है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना होता है ये देखते हैं अभी हम। द नियरली टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्बिटल अबाउट द ऑक्सीजन एटम अलाउ ईच वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद एज मेनी एज 4 नेबरिंग वाटर मॉलिक्यूल। लगभग कितने से? चार वाटर मॉलिक्यूल के साथ में ये बॉन्ड बनाए रखता है, ठीक है ना। कितने वाटर मॉलिक्यूल से बनाए रखता है? 4 वाटर मॉलिक्यूल से एक वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो बॉन्ड बनाए रखता है। देखो अब यहाँ कल्पना, यहाँ देखो आप इस स्ट्रक्चर में, ये हमारा एक वाटर मॉलिक्यूल है। इस एक वाटर मॉलिक्यूल ने यहाँ पर इस वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना रखा है, ठीक है ना। इस वाटर मॉलिक्यूल के साथ में बॉन्ड बना रखा है, दूसरा हो गया। और ये यहाँ पर हो गया हमारा ये तीसरा वाटर मॉलिक्यूल, और ये हो गया हमारा यहाँ पर एक चौथा वाटर मॉलिक्यूल। तो एक ही वाटर मॉलिक्यूल ने 4 वाटर मॉलिक्यूल के साथ में बॉन्ड बना रखा है। तो यहाँ पर एट ए टाइम, एक ही समय पर एक वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो 4 वाटर मॉलिक्यूल से घिरा रहता है, यानी कि ये वाला वाटर मॉलिक्यूल 4 वाटर मॉलिक्यूल से क्या हो रहा है? घिर रहा है, ठीक है। चलिए, इन लिक्विड वाटर एट रूम टेम्परेचर, जब वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है ना, जब वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है, और ये जितनी भी चीजें हम देख रहे हैं ये उसकी स्ट्रक्चर, वाटर की स्ट्रक्चर के अनुसार ही है, ठीक है ना, वाटर की संरचना के अनुसार ही है। अब आगे बताऊंगा मैं कि हम इतना सारा क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पर। इन लिक्विड वाटर एट रूम टेम्परेचर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देखो ये ध्यान रखना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाउएवर वाटर मॉलिक्यूल आर डिसऑर्गेनाइज्ड एंड इन कंटिन्यूअस मोशन, ठीक है ना। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक एटीपी एटीएम है ना, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? लिक्विड फॉर्म में होते हैं। और ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनके बीच में कंटिन्यूअस मोशन होता रहता है। कंटिन्यू क्या होता है? मोशन होने की वजह से वो डिसऑर्गेनाइज रहते हैं, मतलब उनका एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन होता तो वो एक जालक का फॉर्म बना लेते हैं। स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता इस तरह का एक जालक बना लेते, आपस में जुड़ जाते हैं इस तरह से और एक जालक बना लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर इस तरह से हर एक जो वाटर मॉलिक्यूल है वो 4 वाटर मॉलिक्यूल से घिर जाता है इस तरीके से, ठीक है। ये इस तरीके से हो जाता यहाँ पर, ये यहाँ पर हम एक वाटर मॉलिक्यूल रख दें, इस तरह की कंडीशन बन जाती, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर एक कंडीशन बन जाती। तो इस तरह की कंडीशन बनती, तो ये कब बनती? जब वाटर मॉलिक्यूल के बीच में कंटिन्यूअस मोशन नहीं होता, तो ये क्या होते? एक फिक्स स्टेट में रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जनरली एक एटमॉस्फेयर प्रेशर पर, एक वायुमंडलीय दाब, इसको बोला जाता है वायुमंडलीय दाब, एक वायुमंडलीय दाब पर जो वाटर होता है, उस वाटर के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो, उनका कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, उनका कोई संगठन नहीं होता, वो एक स्पेसिफिक पैटर्न में नहीं होते। तो वो कैसे होते हैं? डिसऑर्गेनाइज फॉर्म में होते हैं और उनमें लगातार मोशन होता रहता है। इसलिए सो दैट ईच मॉलिक्यूल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद एन एवरेज ऑफ 3.4 अदर मॉलिक्यूल। इसलिए जो एक वाटर मॉलिक्यूल होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो 3.4, अभी हमने पढ़ा था कि 4 के साथ बनाता है, ठीक है ना, लेकिन वास्तव में वो 3.4 मॉलिक्यूल के साथ में जो है बॉन्ड बनाता है। देखो कैसे बनाता है, इसको समझते हैं हम। जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल है और इस वाटर मॉलिक्यूल ने पहले नंबर 1 पर इसके साथ में बॉन्ड बनाया, नंबर 1 ये है, ठीक है ना। यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं थोड़ा सा समझते हैं इसको हम, कि ये जो है हमारा, थोड़ा सा इसको बोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो इस वाटर मॉलिक्यूल के साथ में ये बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल मैं कहूँ कि ये पहला वाटर मॉलिक्यूल है जिसके साथ में इस वाटर मॉलिक्यूल ने बॉन्ड बनाने की कोशिश की है। तो ये पहला हो गया। जैसे ये बनने में तो कितना समय लगा? 0.1 पिको सेकंड लगा, ठीक है ना। दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ में यहाँ पर बना लिया, तो यहाँ पर भी 0.1 पिको सेकंड लगा। तो कहने का मतलब है कि इस बॉन्ड को और इस बॉन्ड को बनने में लगभग 3 पिको सेकंड का समय लग गया होगा, 0.3 पिको सेकंड का। इधर भी बॉन्ड बन रहा है और इधर भी बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। फिर तीसरा बॉन्ड बनाएगा
और फिर जैसे ही चौथा बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, ये चौथा बॉन्ड बनते वक्त ये वाला जो पहला बॉन्ड है ये टूटने की कंडीशन में आ जाएगा। किस कंडीशन में आ जाएगा? टूटने वाली कंडीशन में आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब तक ये तीसरा बॉन्ड बनाएगा, सॉरी चौथा बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, तब तक तीसरा बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएगा। इसलिए हम ये कहेंगे कि ये 3.4 वाटर मोलिक्यूल के साथ में क्या करता है? बॉन्डिंग करता है। तो एक वाटर मोलिक्यूल जो होता है वो 3.4 वाटर मोलिक्यूल के साथ में जो है बॉन्ड बनाता है, न कि 4। ठीक है ना? मतलब 4 तो हम मानते हैं कि भाई 4 वाटर मोलिक्यूल ने इसको, जैसे इस डायग्राम को अगर मैं शो करूंगा तो कैसे शो करूंगा कि 4 वाटर मोलिक्यूल ने इसको घेर रखा है। ठीक है ना? इस एक वाटर मोलिक्यूल को, इस एक अकेले वाटर मोलिक्यूल को, इस एक अकेले वाटर मोलिक्यूल को इन 4 वाटर मोलिक्यूल ने, इसने 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 और इसने घेर रखा है। लेकिन वास्तविकता क्या है कि 3 चौथे बनते बनते वक्त ये वाटर का जो मोलिक्यूल है ये रिप्लेस होने की कोशिश करेगा, और जैसे ये तीसरा बनेगा तो फिर से दूसरा चौथा जुड़ना कोशिश करेगा, चौथा जुड़ने की कोशिश करेगा तो ये दूसरा है ये टूटना शुरू हो जाएगा। फिर ये जैसे ये टूटेगा ये इधर नया बनाने की कोशिश करेगा, बनाने की कोशिश करेगा तो ये टूट जाएगा। तो इस तरह से एवरेज क्या होता है यहाँ पर, औसतन 3.4 वाटर मोलिक्यूल एक वाटर मोलिक्यूल के द्वारा घिरे रहते हैं, मतलब 3.4 वाटर मोलिक्यूल होते हैं। ठीक है? अब जो आइस होती है, जो हमारी आइस होती है, इन आइस अदर हैंड ईच वाटर मोलिक्यूल इज फिक्स्ड इन स्पेस, है ना? जब आइस बनता है ये, जब ये बर्फ के अंदर जमा होता है या बर्फ के अंदर जम जाता है, तो उस समय क्या होता है? उस समय ये आइस की फॉर्म में आ जाता है। तो पर्टिकुलर हर जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है वो एक स्पेसिफिक पैटर्न में आ जाता है। ठीक है ना? इस तरह से एक स्पेसिफिक पैटर्न जो है वो क्रिएट कर लेता है। तो जहां जहां पर भी खाली जगह होती है वहां वहां पर वाटर का मॉलिक्यूल क्या होता है? स्पेसिफाई, मतलब वो फिक्स हो जाता है। तो फिक्स्ड इन स्पेस एंड फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, पक्के हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं यहाँ पर इस तरह से, विद ए फुल कंपार्टमेंट ऑफ 4। ठीक है ना? मतलब यहाँ पर हर वाटर मॉलिक्यूल जो होता है, जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल है तो ये 4 वाटर मॉलिक्यूल के साथ में एक बॉन्ड क्रिएट कर लेगा अपना। ये वाटर मॉलिक्यूल इस तरह से, ये 4 जो वाटर मॉलिक्यूल होंगे उन वाटर मॉलिक्यूल के साथ में फिक्स बॉन्ड बना लेगा। तो ये संरचना क्या होगी? स्थायी हो जाएगी। और ये स्थायी होने की वजह से एक लेटाइस, एक जालक का फॉर्मेशन होगा। इसको हम क्या बोलेंगे? जालक संरचना। क्या बोलेंगे इसको हम? जालक या लेटाइस बोलेंगे। जालक या क्या बोलेंगे इसको? लेटाइस। ठीक है? लेटाइस बोलेंगे। तो ये जो लेटाइस होता है या ये जालक होता है, ये संरचना यहाँ पर बन जाती है। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं आइस। क्या बोलते हैं इसको हम? आइस। और ये आइस भी जो बन रही है यहाँ पर, ये इसकी संरचना की बदौलत ये बन रही है। तो इस क्लास में हमने देखा कि किस प्रकार से जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं, ठीक है ना, बॉन्ड बनाते हैं, और उनके बीच में किस किस तरह के बॉन्ड जो है वो प्रिपेयर होते हैं। ठीक है? तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और फिर हम इसी का जो नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, और क्या वाटर की प्रॉपर्टीज होती है, फिजियो केमिकल प्रॉपर्टीज, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है? तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।